हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज गौतम। जैसा कि राहुल सर ने बताया था कि जो मेरे सेक्शंस रहेंगे वो हिस्ट्री और करंट अफेयर्स रहेंगे। तो हिस्ट्री में मेरा जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, जिसको कहते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों, जो हमने और हमारी टीम ने जो सिलेबस तय किया है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, वो आपके सामने है। एक बार आप इसको देख लें। और दोस्तों, इस बात पर विश्वास रखिए कि इस सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन आपके नहीं आने हैं। अगर आपने हमारी क्लासेस कर ली इस सिलेबस के तहत, तो आपको एक भी क्वेश्चन वहां पर पेपर में सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं, आइए थोड़ा ब्रीफ में हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे सिलेबस का जो सबसे पहला पार्ट है वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यूरोपियंस का भारत में आगमन। दूसरा है जो गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरायस ऑफ इंडिया। और तीसरा है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। चौथा है ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी एंड ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। और इसी तरीके से हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टॉपिक्स जो है कवर करेंगे। और हमारा ये इंडियन फ्रीडम मूवमेंट स्ट्रगल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जिस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ से अपना आधुनिक भारत इतिहास का रोमांचक सफर तय करते हैं। और देखिएगा दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो देखने के बाद ना फैक्ट्स याद करने में समस्या होगी, ना आपको कॉन्सेप्ट याद करने में समस्या होगी। आप हमारा वीडियो देखने के बाद पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों समझ में आ गए हैं। चलिए दोस्तों, फिर हम यहाँ से अपने सफर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बनाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का मैप, जिसके तहत हम पूरी बात समझेंगे कि कहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं यहाँ लोकेट कहाँ पर होती हैं और ये भारत आ क्यों रही हैं। दोस्तों, तो जब हम यूरोपियन कंपनीज के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि यूरोपियन कंपनीज की लोकेशन है कहाँ पर, और ये कौन सी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो भारत में अपना व्यापार स्टार्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा पुर्तगाल है, और ये हमारा यहाँ पे स्पेन है, ये हमारा यहाँ पे फ्रांस है, और ये हमारा यहाँ पर अंग्रेज, जो दुनिया के सर्वे सर्वा रहे एक वक्त में। तो ये है हमारा पुर्तगाल। और यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको हम कहते हैं कस्तूतुनिया, जिसको हम कहते हैं, दिस इज अवर कॉन्स्टेंटिनोपल। यहाँ पे दोस्तों हमारा पड़ जा रहा है कॉन्स्टेंटिनोपल। देखिए दोस्तों, और एक बात हम आपको यहाँ पर एक और समझाना चाहेंगे, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आएगी। ये होता है साम्राज्य, जिसे कहते हैं हिंदी में साम्राज्य। और ये है हमारी अर्थव्यवस्था। दोस्तों, आगे जो मैं पढ़ाने जाऊंगा आपको यूरोपियन कंपनीज आगमन, सारा खेल बस इन्हीं दो चीजों का है। सारा खेल जो है इन्हीं दो चीज का है। ये सारी प्रोसेस जो हमारी है ये एम्पायर बिल्डिंग प्रोसेस है। एम्पायर बिल्डिंग किस लिए हो रहा है? अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए सारी यूरोपियन कंट्रीज ने एम्पायर बिल्डिंग स्टार्ट कर दिया। अगर इकोनॉमी हमारी अच्छी होगी तो हमारा एम्पायर भी अच्छा होगा। और एम्पायर बिल्डअप करने और इकोनॉमी को अपना सस्टेन करने के लिए एम्पायर बिल्डिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई यहाँ 1498 से, और उसी को कहा गया कॉलोनियलिज्म का नाम दे दिया गया बस, और उसी को कह दिया गया कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। तो दोस्तों, सारी लड़ाई अपनी अर्थव्यवस्था को कायम करने की है। याद रखिएगा, आपको बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स मिलेंगे, बहुत सारे रूलर्स और बहुत सारे किंग्स और गवर्नर जनरल्स और तरह तरह की नीतियां मिलेंगी, पर उनके जो एक बेस में, जिसे कहते हैं एक तह में, जिसे सारा खेल था अर्थव्यवस्था का, सारी लड़ाई अर्थव्यवस्था को बना के रखने की थी। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक जगह है कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको कस्तूतुनिया कहते हैं। क्या होता है कि मेडिवियल समय में जब यहां पर व्यापार चल रहा है एशिया का और यूरोप का, ये हमारा यूरोप है और ये हमारा एशिया है। यहां पर हमारा लैंड जितना व्यापार हो रहा है वो सब लैंड रूट्स के थ्रू हो रहा है, जिसे कहते हैं स्थल मार्ग। सारा व्यापार जो है दोस्तों हमारा लैंड रूट्स के थ्रू हो रहा है।
ब्रिटिशर्स यूरोपियंस हैं, ये हमारा मसाला खा रहे हैं। आप लोग जो मसाला समझ रहे हैं वो वाला मसाला नहीं, आप लोग जो मसाला समझ रहे हैं वो मसाला नहीं, ये हमारी हल्दी खा रहे हैं, ये हमारी काली मिर्च खा रहे हैं। वो यहां से व्यापार कर रहे हैं, कस्तूतुनिया से व्यापार करके यहां पे हमारे मसाले खा रहे हैं। और यहाँ पे हमारा एक सिल्क रूट है, ये जो हमारा सिल्क रूट, यहाँ दोनों जगह से अब हमारा व्यापार चल रहा है। देखिए होता क्या है कि माध्यमिक मेडिवल टाइम्स में धर्म युद्ध चलता है, जिसको कहते हैं रिलीजियस वॉर। एक धर्म युद्ध यहाँ पर चलता है। उस धर्म युद्ध में अंतिम रूप से मुस्लिम विजेता हो जाते हैं। जो तुर्क के मुस्लिम रहते हैं वो वहां पर विजेता हो जाते हैं। वो यहाँ पर कस्तीतुनिया जो है उसको कैप्चर कर लेते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है, जब कस्तीतुनिया कैप्चर हो गया है, सारा व्यापार तो अब ये कस्तूतुनिया से होते हुए जा रहा है। यहाँ पर सारा व्यापार जो है ये कस्तूतुनिया से होकर जा रहा है वहां पर। अब सवाल उठता है, व्यापार किया जाए तो कहां से व्यापार किया जाए? भाई यूरोपियंस हैं, उनको तो चाइना की सिल्क की आदत पड़ गई है, उनको तो हमारे मसाले की आदत पड़ गई है, उनको हमारे हल्दी खाना है, उनको हमारी काली मिर्च खानी है। अब व्यापार किया कैसे जाए, कहां से किया जाए? यहां से तो अब जा नहीं सकते हैं क्योंकि वहां पर तुर्क आक्रमण कर देगा। तो अब देखिए, अब कहते हैं कि खोज जो होती है वो आवश्यकता से पैदा होती है। आवश्यकता ही खोज की जननी है। द नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर स्टार्ट होता है जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन का वक्त। अब यहां पर स्टार्ट हो जाता है ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन का देश। तरह तरह के जो विदेशी यूरोपियंस किंग्स हैं वो वहां से खुद को पैसा देकर वहां पर साइंटिस्ट को, वहां पर जो साइंटिस्ट हो गए, वहां पर ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरर हो गए, वहां पर शिप्स मर्चेंट कंपनीज हो गई, वहां उनको खुद को पैसा दे रहे हैं कि भाई रास्ता ढूंढो, तुम कहीं से भी रास्ता ढूंढो, हमको तो व्यापार करना है, अब हमको रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वहां पे तो कस्तूतुनिया, यहाँ पे तो तुर्क्स बैठे हुए हैं, यहाँ से हम भाई व्यापार कर नहीं सकते हैं, अब तुम्हें रास्ता खोजना है। तो दोस्तों अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर पुर्तगाल और स्पेन, क्योंकि देखो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पुर्तगाल और स्पेन ही यहाँ पर सबसे समुद्र के किनारे, यहाँ पे अगर इनकी लोकेशन है तो सबसे पहले इसमें जो है लीड करते हैं पुर्तगाल और स्पेन। यहां से दो यात्री निकलते हैं दोस्तों, एक हो गया आपका कोलंबस और एक हो गया वास्को डी गामा। दोस्तों जो हमारे कोलंबस थे निकले वो भी भारत के लिए थे, पर जाना था जापान, पहुंच गए चीन जैसी कहानी थी, पहुंच गए वो अमेरिका। पर हमारे जो वास्को डी गामा, जिसको हम गामा जी कहेंगे, वो पहुंच जाते हैं हमारे यहाँ पर कैलिकट में। रुकिए दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। अब यहां से भाई हमारे गामा जी जो हैं पुर्तगाल से सीधे वो चलते हैं यहाँ पे कैलिकट पर, यहाँ पर वो पहुंच जाते हैं, जैसे कहते हैं कैलिकट। ये केरल में एक पोर्ट है, ये पुर्तगालियों की राजधानी रही है स्टार्टिंग में, बाद में हम आगे देखेंगे कि इस राजधानी को कैलिकट से पुर्तगालियों की गोवा में ट्रांसफर कर दिया गया था। ये पहुंच जाते हैं यहाँ पर गोवा, ये यहाँ पर सॉरी दोस्तों, ये पहुंच जाते हैं यहाँ पर कैलिकट। अब यहाँ पर कैलिकट पहुंच जाते हैं, यहाँ पर एक हिंदू राजा थे, देयर वाज एन इंडियन हिंदू किंग, ही वाज कॉल्ड जमोरिन। जो जमूरा आपने सुना है उसी से आप याद कर सकते हैं कि जमोरिन। यहाँ पे ये जमोरिन यहाँ पर इनको मिलते हैं। जमोरिन भाई हैं, ये गामा जी को देखकर बहुत खुश होते हैं, कहते हैं आइए भाई साहब, आपका स्वागत है इस स्वर्ण नगरी में, जिसको हम भारत कहते हैं, सोने की चिड़िया को, आइए भाई साहब। तो इनका यहाँ पे ये बहुत स्वागत करते हैं कैलिकट में। दोस्तों जमोरिन यहाँ पर गामा जी से मिलते हैं कैलिकट में। अब सारा खेल ब्रिटिश यूरोपियन इंपीरियलिज्म का भारत को लेकर यहीं से स्टार्ट होता है, इन्हीं की दोनों की मीटिंग से सारा खेल स्टार्ट होता है। और जो पुर्तगालियों का जो खेल है सारा, वो हम यहाँ पर एक कोटेशन में आप देखिएगा कि एक ट्रिक में आपको सारा पूरा खेल पुर्तगालियों का भारत में समझ में आ जाएगा। बस दोस्तों थोड़ा समय दें। फ्रांस, मेरे साथ आप लोग बोलिए, फ्रांस से बुके।
आया किसके लिए? नानी के लिए। नानी के लिए। दोस्तों पुर्तगालियों को लेकर कितने भी क्वेश्चन होंगे, पुर्तगाली से रिलेटेड अगर आपके पेपर में आते हैं तो दोस्तों मेरा आपसे वादा है कि आपके इस कोटेशन में पूरे हो जाएंगे। इस कोटेशन को हम पूरा एक्सप्लेन में समझते हैं। फ्रांस का मतलब हो गया दोस्तों फ्रांसिस डी अल्मीडा। फ्रांस डी अल्मीडा ये पुर्तगाली गवर्नर हैं जो गामा जी के बाद आ रहे हैं भाई सब। बुके अल्फोंसो डी बुकर क्यू, नाम एक तो इनका बड़ा अजीब होता है दोस्तों, अल्फोंसो डी बुकर क्यू। और इनका जो तीसरा जो है नीनो डू कुन्ना, नीनो डू कुन्ना, यही दोस्तों जो है क्वेश्चन। देखिए दोस्तों यहां पर आएंगे कैसे, यहां पर दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि किस गवर्नर कब आया। गवर्नर्स का कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेते हैं। दूसरा ये पूछ लेते हैं कि किस गवर्नर की कौन सी पॉलिसी थी पुर्तगालों को लेकर भारत में। और तीसरा ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि पुर्तगाली साम्राज्य का असल में संस्थापक था कौन, ब्रिटिश इंडिया में लेकर। तो दोस्तों देखिए आइए हम फ्रांसिस डी अल्मीडा को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दोस्तों इनका समय क्या था सबसे पहले आने का। तो ये दोस्तों आते हैं 1505 और 1509 से लेकर 1505 1509 से लेकर। बड़े ही रोचक लोग होते हैं पुर्तगाली ये, अभी आप देखेंगे। तो इनकी जो सबसे पहली पॉलिसी रहती है यहाँ पर 1505 से लेकर 1509 से लेकर, इनकी जो मेन पॉलिसी है जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर किसकी है। तो पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर इनकी थी, जो हमारे ये अल्मीडा साहब हैं इनकी थी, फ्रांसिस ऑफ डी अल्मीडा की। अल्मीडा ये अल्मोड़ा से भी आप इसको याद कर सकते हैं, राजस्थान में एक जिला है अल्मोड़ा, वहां से भी आप अल्मीडा याद कर सकते हैं, फ्रांस डी अल्मीडा। दोस्तों देखिए फैक्ट्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसको रोचक तरीके से, और जिसे कहते हैं इंग्लिश में इसे निमोनिक्स बनाकर याद करें। फैक्ट्स को सीधा सीधा याद करेंगे, मेरा आपसे विश्वास है अपनी 8 साल की तैयारी में कि आप फैक्ट्स कभी सीधा सीधा नहीं याद कर सकते हैं। जितना भी उसको रोचक और रोमांचक तरीके से इसको याद करिए, जितना हो सके तोड़ मरोड़ सके, वैसे ही फैक्ट्स तैयार होते हैं। कभी भी फैक्ट्स करने का तरीका जो है गधा मेहनत से नहीं होगा कभी भी दोस्तों। उसको बिल्कुल कनेक्ट करके याद करिए, जो आपके साथ हो रहा है, घटित हो रहा है, उससे आप कनेक्ट करके करिए, आपको देखिएगा फैक्ट्स आपके चुटकी में याद हो जाएंगे दोस्तों। इस तरीके से आप पढ़िए। फ्रांसिस डी अल्मीडा, ये क्या है, अल्मोड़ा से, फ्रांसिस डी अल्मीडा राजस्थान के अल्मोड़ा से हैं। इनकी पॉलिसी रहती है ब्लू वाटर, ये रात को विस्की लेते हैं, उसमें थोड़ा ब्लू वाटर डाल लेते हैं, अल्मोड़ा से हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इनकी पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे नहीं, फैक्चुअल पूछेंगे तो यही पूछेंगे कि पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर किसकी थी, और पॉलिसी ऑफ ये भी पूछ सकते हैं कि पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर में क्या था। तो दोस्तों हम बता दें पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर में एक इंडियन ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है हमारा। वैसे इतना कॉन्सेप्ट के भीतर जाएंगे नहीं, फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाता है कि फिर उसके लिए इंडियन ओशियन है। पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर जैसा आप समझ रहे हैं, ओशियन का पानी होता है नीला, ये पूरे ओशियन, इंडियन ओशियन रीजन को यहां पर अपनी मोनोपोली को स्थापित करनी अल्मीडा ने। इसके तहत जो है इन्होंने पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर लाई। ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया कि पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर है क्या। अब दोस्तों इनके बाद जो इनकी दूसरी संतान आती हैं अल्फोंसो डी बुकर क्यू, इनको बुके से याद कर लीजिए, अल्फोंसो डी बुकर क्यू। एक बुके है, उसमें अल्फोंसो जो एक आम की प्रजाति होती है, बुके में अल्फोंसो के आम रखे हुए हैं, अल्फोंसो डी बुकर क्यू। इनके बारे में जो कहा जाता है, क्वेश्चन आ क्या सकता है इनके बारे में, से सबसे पहला क्वेश्चन यही अगर क्वेश्चन आता है कि पुर्तगाली साम्राज्य के असल संस्थापक भारत में कौन थे, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर इन इंडिया। दोस्तों आंख बंद करके आप अल्फोंसो आम पर टिक लगा दीजिएगा, बुकर क्यू। इनकी पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म
साम्राज्यवाद की नीति। साम्राज्यवाद की नीति, इनकी पॉलिसी थी दोस्तों साम्राज्यवाद की नीति। ओके दोस्तों, तो इसमें साम्राज्यवाद की नीति के तहत इन्होंने एक कार्ट्रेज सिस्टम स्टार्ट किया था। कार्ट्रेज सिस्टम इन्होंने स्टार्ट करते हैं। कार्ट्रेज सिस्टम दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि होता क्या है। फैक्चुअल लेवल पे तो आप ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि पुर्तगाल साम्राज्य के रियल फाउंडर इंडिया में कौन थे, तो फैक्चुअल लेवल पर आपसे अल्फोंसो डी बुकरक्यू पूछ लेंगे। और दूसरा आपसे पूछेंगे कि कार्ट्रेज सिस्टम होता क्या है। कार्ट्रेज सिस्टम में क्या था दोस्तों कि इतना जो मैंने रीजन दिखाया है, ये पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर को एक्सटेंड करते हुए इन्होंने बोला कि हम यहां से जो भी ट्रेड हो रहा है, यहां से फ्रांस के शिप आते हैं, इंग्लिश के शिप आते हैं, यहां से अगर कोई शिप जाता है और यहां से कोई शिप आता है, उस पे हम पुर्तगाली हम सर्वे सर्वा होंगे, उस पर हम तुमसे पैसा वसूलेंगे। वहां से अगर तुमको यहां से जाना है, अगर हमारी गलियों से गुजरना है तो नजराना तुम्हें पेश करना पड़ेगा। और गलियां हैं इनकी ये इंडियन ओशियन, तो यहां पर ये हमको नजराना दीजिए। नजराना से दोस्तों कि हमको यहां पर आप ट्रेड ड्यूटी देनी पड़ेगी आपको। यही थी इनकी पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म और यही था अल्फोंसो डी बुकरक्यू का कार्ट्रेज सिस्टम क्वेश्चन आए तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि कार्ट्रेज सिस्टम था क्या। इसमें ट्रेड ड्यूटी लगाते थे, जितनी भी शिप्स इंडियन ओशियन में ट्रेड करती थी यहां से यहां इस क्षेत्र से लेकर इस क्षेत्र तक। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर अल्फोंसो डी बुकरक्यू भी हो गए। और तीसरे हो गए हमारे अब जो इंपॉर्टेंट है, इनके परपोते अल्मोड़ा जी के जो तीसरे परपोते हमारे जो हैं नीनो। एल नीनो से भी आप दोस्तों इसको याद कर सकते हैं। एल नीनो आपने ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट सुना होगा, वो जब ज्योग्राफी हम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। अभी इतना याद कर लीजिए, एल नीनो, नीनो और नैना जी कहीं पर भी होंगी, बहुत खुश हो रही होंगी। नीनो से इस तरीके से आप याद कर लीजिए दोस्तों। देखिए फैक्ट्स याद करने का इससे अच्छा कोई भी तरीका नहीं है। हिस्ट्री को बिल्कुल अगर रोमांचित तरीके से पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री फैक्ट मजा आने लगेगा, तो बिल्कुल मजे से पढ़िए दोस्तों। तो नीनो डू कुन्ना, नीनो याद कर लीजिए। फैक्ट याद करके भाई हमको कोई बहुत किताब नहीं लिखनी, एग्जाम में बस मार करना है। नीनो नानी से याद कर लीजिए बस, ठीक है। नीनो अल्मोड़ा जी की नानी। नीनो का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम रहता है यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों बन क्या सकता है कि पुर्तगालियों की जो पहली राजधानी थी वो कैलिकट थी, उनकी दूसरी राजधानी गोवा हुई, कब हुई और किसने करी? तो ये जो नीनो डो कुन्ना है, इन्होंने कैलिकट से, ये हो गया आपका कैलिकट, यहां से ये हो गया गोवा दोस्तों। तो नीनो जो है हमारे ये कैलिकट से जाते हैं गोवा की तरफ। नानी को गोवा घूमने का बहुत शौक पड़ा, ऐसे याद कर लीजिए कि नानी जी हैं, वो गोवा घूमने में उनका बहुत इंटरेस्ट है, तो वो गोवा जाती हैं बस दोस्तों। तो यहाँ पर गोवा जो है, और ये अप्रॉक्स इसका समय दोस्तों है 1540 के अकॉर्ड, 1540 के आसपास नीनो जी जो है गोवा में हमारी घूमने जाती है नानी जी हमारी। सॉरी दोस्तों, क्षमा चाहूंगा, ये 1530 के आसपास है। एक बार हम आपको करेक्ट करवा देंगे अगर फैक्टिंग हो जाती हुई। तो 1530 के पास पर नानी का मन हुआ घूमने गोवा का, तो कैलिकट से वो गोवा जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लिया कि पोर्चुगीज से रिलेटेड, गवर्नर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, मेन क्वेश्चन फंसते यहीं पर हैं। यहाँ पे अगर आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइंड करके वीडियो देख लेंगे तो आपको कभी भी कोई सी दिक्कत नहीं होगी पुर्तगाली गवर्नर से रिलेटेड, और आप आंख बंद करके क्वेश्चन ये सही कर सकते हैं दोस्तों। लगभग 80% अप्रॉक्स 80% आपका जो है पुर्तगालियों से रिलेटेड कोई सा क्वेश्चन आएगा तो इस गवर्नर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी 2-3 फैक्ट और भी हम मान लेंगे, एग्जामिनर का मन घूम गया। यूपीएससी का तो आप जानते ही हैं, या तो स्टेट पीएससी से जानते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है, फिर भी वहां से नहीं आता है, लगभग 80% तो वहां कवर हो जाए। फिर भी 2-3 पॉइंट हम और जान लेते हैं। देखिए एक पुर्तगाली गवर्नर रहते हैं सेंट, पुर्तगाली गवर्नर के साथ एक सेंट आते हैं, सेंट जेवियर। ये पूछ सकते हैं कि सेंट जेवियर किसके साथ आए थे और कब आए थे? ये पुर्तगालियों के समय आए थे, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पुर्तगाली से लेके, ये पूछ सकते हैं कि बॉम्बे किसको दहेज में मिला था? देखा दोस्तों, मैंने कहा था कि ये पुर्तगाली बड़े ही रोमांचक आदमी होते हैं।
देखिए पूरा का पूरा शहर दहेज में दे दिया। ब्रिटिश के एक प्रिंस रहते हैं चार्ल्स सेकंड, ये ब्रिटिश राजा रहते हैं, ब्रिटिश राजकुमार, बहुत चालू थे, इसीलिए इनको चार्ल्स सेकंड कह दिया गया। या तो कह लीजिए कि बॉम्बे की चौल में रहते थे। दोस्तों फैक्ट्स देखिए, यहां से याद करिए, बॉम्बे की चौल में रहते थे, इसीलिए इनको चार्ल्स सेकंड कह दिया गया। अब देखिए इस ब्रिटिश राजकुमार की किस्मत रातों रात कैसे बदलती है कि एक पुर्तगाली राजकुमारी से इसको प्रेम होता है और दहेज में इसको बॉम्बे मिल जाता है। कुछ नौजवान मित्र सोच रहे होंगे कि IAS IPS तो ठीक है, दहेज मिलेगा वहां पर भी अच्छा, क्यों ना पुर्तगाल की तरफ देखा जाए, वहां पे शादी आदि का कुछ तलाशा जाए। क्या पता दोस्तों, अगर सोच रहे हैं तो सही भी सोच रहे होंगे, क्या पता आपको भी कोई शहर मिल जाए। हाँ तो दोस्तों यही देखते हैं कि बॉम्बे इनको चार्ल्स सेकंड को दहेज में मिल जाता है 1661 में। ब्रिटिश प्रिंस थे चार्ल्स सेकंड, इनको ये दहेज मिला हुआ है। देखिए बॉम्बे की कहानी कितनी रोचक है कि भारत का जिसको कहते हैं फाइनेंशियल और कैपिटल, वो दहेज में दिया गया किसी को। बड़ी ही रोमांचक कहानी है। तो दोस्तों ये हो गया 1661 बॉम्बे चार्ल्स सेकंड। ये पूछ सकते हैं बॉम्बे किसने किसको दिया था? बॉम्बे पुर्तगालियों ने ब्रिटिश चौल में रहने वाले चार्ल्स सेकंड प्रिंस को दिया था, वो भी दहेज मिला था। और दोस्तों फिर क्या होता है कि यहाँ पे लड़ाई, अब इनकी सारी लड़ाई जो है मराठा और डच से चलती है। यहाँ दक्कन के एरिया में कंट्रोल करने के लिए, वहां पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि इस पोर्शन से क्वेश्चन आते भी नहीं है और इतना डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। फिर 1961 तक ये सारी इनकी लड़ाई चलती है। गोवा दीव दमन के साथ रहते हैं पुर्तगाली, इनके पास सिर्फ गोवा दीव और दमन रह जाता है। फिर यहां से भी ये भगा दिए जाते हैं। तो गोवा दीव दमन, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु वर द लास्ट यूरोपियंस टू लीव इंडिया? तो आप आंख बंद कर निशान लगाइएगा, गोवा दीव दमन। गोवा था इनके दामन में, इसीलिए बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते थे पुर्तगाली। 1961 तक गोवा इनके दामन में बना रहा। और सबसे आखिरी में बड़े ढीठ भी, रोमांचक तो होते ही होते हैं, बहुत ढीठ भी होते हैं, जब बहुत लाठी डंडा, जब एकदम से हमारे सैनिक गोली लेकर खड़े हो गए, अब यहाँ से चले जाओ, 200 साल 300 साल 400 साल हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब हम तुमको ठोक देंगे। यहाँ से जो है गोवा दीव दमन ये लोग अब छोड़ के 1961 में सबसे आखिरी में जाते हैं। दोस्तों जैसा कि हम देखते हैं कि पुर्तगालियों ने अब अपना भारत में रायता फैला दिया है, लेकिन उस रायते का जो मसाला तैयार किसने किया है? उस रायते का जो मसाला है ना दोस्तों, वो यहाँ पे गामा तैयार करता है। आप सोचेंगे गामा, ये हमारे वास्को डी गामा जी हैं, ये किस तरीके से तैयार करते हैं? गामा जी जाते हैं यहाँ से, हमारे मसाले उठा के ले जाते हैं, मसालों को उठाकर यूरोपियन मार्केट में बेचते हैं। वहां पर जो मसालों की कीमत मिलती है वो 60 गुना ज्यादा गामा उसकी कीमत मसालों की कमाते हैं, 60 गुना मुनाफा। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जो हमारे मसाले बेच के, जी हाँ दोस्तों, ये वही मसाला है जो हमारे कोरोना काल में हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बचाने में काम आया। दोस्तों वही मसाला वहां पर जाके, ये वही मसाला है जो आपके घर में हल्दी और काली मिर्च के डिब्बों में रखा रहता है, वही मसाला दोस्तों ये 60 गुना जाकर ये यहाँ पे यूरोपियन मार्केट्स में बेचता है जाके। आज अगर हम देखें, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 10 रुपए का मसाला है तो 60 गुना वहां पर ये 600 रुपए का मसाला हो गया। दोस्तों वहां पर जाके इतना अच्छा रेट मिला है, तो इतना प्रॉफिट कमाए हैं। दोस्तों जब ये देखते हैं कि वहां पर ये 60 गुना जाके प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो अब सारी जो वहां पर यूरोपियन पावर्स हैं उनकी नजर अब कहाँ पड़ती है? जाकर यहाँ के मसालों मार्केट पे। ये इंडिया हो गया, ये हो गया हमारा इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया नहीं, सॉरी दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया है, यहां पर कहीं इंडोनेशिया पड़ेगा ऐसे करके। यहां पर जो है, यहां पर मसाले होते हैं दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया मेनली, और इंडिया में भी इस कोस्ट पर यहां पे दोस्तों स्पाइस इसे कहते हैं, स्पाइसेस, इस मसालों का द्वीप कहते हैं। ये मसालों के लिए फेमस था। और इस क्षेत्र को तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इसको मसालों का द्वीप कहा जाता है। इसको एक मिनट ऐसे करके लिखें, ये आपका ज्योग्राफी यहीं से कवर हो रहा है।
मसालों का द्वीप कहा जाता है, आइसलैंड ऑफ स्पाइसेस। मसालों का द्वीप इसको कहते हैं दोस्तों। तो अच्छा देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि एक कॉलोनियल रेस स्टार्ट हो जाती है। अब सारे जो यूरोपियन पावर्स हैं धीरे धीरे यहाँ पर पुर्तगालियों के पीछे चलते चलते अब यहाँ पर वो कब्जाने आ रही हैं। इसी सिलसिले में सबसे पहले पुर्तगालियों के बाद जो आता है वो हमारे आते हैं डच। एक यूरोपियन पावर है ये भी, डच यूरोपियन इंपीरियलिस्ट पावर थी। यहाँ पर ये आते हैं डच और सबसे पहले अपनी फैक्ट्री ये कोचीन में लगाते हैं। सबसे पहले आके अपनी फैक्ट्री डच कोचीन में लगाते हैं। और डच से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आएंगे। देखिए, हमारा मकसद है क्वेश्चन को सॉल्व करना और एग्जाम में उन क्वेश्चनों को सही जाकर मार्क करना। देखिए, डच से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो एक बार यूपीपीसीएस 2018 में क्वेश्चन आ भी चुका है और एक बार यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डच की जो फैक्ट्रीज थी वो ईस्टर्न कोस्ट पे थी मेनली। ये तो हो गया फैक्चुअल। और आपको दे देंगे कि कौन कौन सी फैक्ट्री थी वहां पर, कहां पर थी डचों की फैक्ट्री, और या फिर वो ईस्टर्न कोस्ट पर ही क्यों फैक्ट्री बना रहे थे जाके। उसका दोस्तों एक कारण है कि जो डच जो है हमारे जो भारत के पूर्वी तट है, ईस्टर्न कोस्ट है, जिसे हम कोरोमंडल कोस्ट भी कहते हैं, वहां पर फैक्ट्री वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उनको अपना साम्राज्य स्थापित नहीं करना है। उनको यहाँ पर जैसा कि हमने बताया साउथ ईस्ट एशिया पे उनका साम्राज्य, वहां पर इन्होंने अपना साम्राज्य बनाया हुआ था। तो इंडिया पे इन्होंने इसीलिए यहाँ पर अपनी फैक्ट्री बना रहे हैं ताकि उसको इफेक्टिवली वो कंट्रोल कर सकें। इंडिया उनके लिए कभी भी एक मेन टारगेट नहीं रहा। ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया ये एक मींस था टुवर्ड्स एन एंड। अगर ये साउथ ईस्ट एशिया एंड है तो इंडिया उनके लिए एक जरिया था मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो डच जो है देखिए हमारी फैक्ट्री यहाँ पर एक नागापट्टनम में बनाते हैं, फिर दूसरी फैक्ट्री बनाते हैं पुलिकट में बनाते हैं, तीसरी फैक्ट्री बनाते हैं ये अपना मसूलीपट्टनम में, और चौथी जो अपनी फैक्ट्री है ये चिंसुरा में बनाते हैं। तो दोस्तों याद कर लीजिए कि फैक्ट्री डचों की कहाँ थी। एक मात्र कोचीन में यहाँ पर फैक्ट्री थी वेस्टर्न कोस्ट पे, दूसरी थी इनकी नागापट्टनम, तीसरी थी इनकी पुलिकट, और चौथी थी इनकी ये मसूलीपट्टनम, और पांचवी थी इनकी चिंसुरा। एक तो ये फैक्ट हो गया डच से रिलेटेड, और कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आपको कि क्यों ये ईस्टर्न कोस्ट पर अपनी फैक्ट्री बना रहे थे। दूसरा, डचों ने पुर्तगालियों का सत्यानाश कर दिया। अगर पुर्तगाली अपना साम्राज्य यहाँ पर भारत में नहीं कायम कर पाए तो उसके दो कारण थे, एक डच और एक मराठा। दोस्तों वो आगे जब हम आपके यूरोपियन एक्सपेंशन पढ़ाएंगे तब उसमें हम समझाएंगे आपको कैसे नहीं। अभी के लिए आप इतना जानें कि डचों और मराठों ने पुर्तगालियों को भारत से बाहर निकाल के फेंक दिया एकदम से। तो दोस्तों फिर और ये देखिए, जैसा कहा जाता है कि भाई हर एक शेर का बब्बर शेर होता है। डचों से रिलेटेड एक दूसरा फैक्ट जो है कि जो बेदारा का युद्ध है, बेदर्दी अंग्रेजों ने, आप इसे याद करिए, बेदर्दी अंग्रेजों ने, अंग्रेज बेदर्द तो होते ही हैं बहुत, जैसा कहा जाता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं पर कहा जाता था उस समय कि अंग्रेज बहुत बेदर्द होते थे। तो बेदारा का युद्ध में डचों को इन्होंने आउट कर दिया इंडिया से। और यहां पर जो है अब जो एंट्री होती है हमारे सर्वे सर्वा महान ब्रिटिशर्स। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि एक समय में ब्रिटिशर्स दुनिया के 25% भाग पे राज करते थे, और ये कहावत भी कही जाती है कि ब्रिटिशर्स का सूरज कभी नहीं डूबता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। अभी जब हम आगे भी पढ़ेंगे ब्रिटिश एम्पायर के बारे में तब आपको समझ में आएगा कैसे ब्रिटिशर्स का जो सूरज है वो कभी नहीं डूबता था। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जब डच भी बाहर चले जाते हैं, पुर्तगाली भी बाहर चले जाते हैं, डच रहते हैं ईस्ट इंडिया में रहते हैं। अंग्रेजों का उद्देश्य ही कुछ अलग था। हालांकि एक विवादित बात है कि अंग्रेज क्या व्यापार करने आए थे या राजनीति करने आए थे, पर अंग्रेजों का जो उद्देश्य था उनका मेन टारगेट हमेशा इंडिया ही रहा। डच दोस्तों देखेंगे तो वो साउथ ईस्ट एशिया में अपना टारगेट बनाए हुए थे, पर अंग्रेज अपना टारगेट मेन उन्होंने हमेशा इंडिया रखा। इसका कारण भी था दोस्तों, इंडिया की आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखेंगे कि जैसे मैं आपको यहाँ पे छोटे से मैप बना के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, एक मिनट। ये इंडिया की आप लोकेशन देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ से ट्रेड और एशिया से ट्रेड सब आके यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर ये ट्रांजिट रूट है। तो अंग्रेजों को पता चला, भाई अंग्रेजों को एक बात उनके बारे में हमेशा थी, उनको हमेशा कुछ न
सबसे जरूरी बात जरूर पता चल जाती है। तो यहाँ पर उनको एक स्ट्रेटजी बनाई कि अगर इंडिया पे राज उन्होंने कर लिया तो यहाँ का ट्रेड, एशिया का और यूरोप का ट्रेड दोनों पर वो कंट्रोल कर लेंगे और वहां पे अपना जो है वर्ल्ड एम्पायर बना सकते हैं। तो इंडिया पे मेनली उनका टारगेट काबू करने का यही था कि उनको एक ग्लोबल एम्पायर बनाना था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आते हैं तो जब यहाँ पर डचों की कहानी तो पूरी हो गई, बेदर्दी के युद्ध में बड़ी बेदर्दी से अंग्रेजों ने उनको हरा दिया। दोस्तों, जब हम बात करते हैं अंग्रेजों की, द ग्रेट इंग्लिशमैन, तो हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये क्यों भैया हमारे लिए द ग्रेट इंग्लिशमैन है, महान इंग्लिश। वो कहते हैं, एक बहुत अभी यूट्यूब पर एक मीम चला था कि इन्होंने तो जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, भावनाएं बदल दी। बस अंग्रेज आए, बस समझिए कि ऐसा ही कुछ इन्होंने भारतीयों के साथ किया। सब कुछ एकदम से जज्बात बदल दिए, भावनाएं बदल दी, जिंदगी बदल दी। ये क्या एकदम से हम भाई सोने की हम चिड़िया कहे जाते थे। अब देखेंगे यहाँ पर कि कैसे वो हमारे जज्बात बदलते हैं, शुरुआत वो कहाँ से करते हैं और कैसे उन्होंने हमारे भारतीय को सोने की चिड़िया कहने वाले भारत देश को क्या बना दिया था 1947 में आज़ादी के बाद। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो अंग्रेज है जॉन मिल्टन हॉल। क्वेश्चन भी आ सकता है, पूछ सकते हैं कि उस पहले ब्रिटिश का नाम बताइए जो भारत में आया था। तो वो आपकी ये कैप्टन हॉकिंस नहीं है और आपकी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी नहीं है, वो है ये जॉन मिल्टन हॉल। ये 1599 में आए हैं। देखिए आजकल कुछ भी पूछ रहे हैं, यूपीएससी को भी हमको लग रहा है कि नजर लग गई है स्टेट पीसीएस की कहीं ना कहीं। फैक्ट तो वो भी अब पूछ रहे हैं, अच्छा खासा फैक्ट पूछ रहे हैं। तो ये इसके भी चांसेस हो सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस खत्म हो गए, जाहिर सी बात है। अब कितना कॉन्सेप्ट पूछेंगे, कहां तक पूछेंगे, तो वो फैक्ट्स को ही कॉन्सेप्ट बना दे रहे हैं। तो ये आप याद कर लीजिए कि जॉन मिल्टन हॉल आए थे अकबर के समय में 1599 में। उस समय अकबर ही यहाँ के मुगल एम्परर थे। तो जॉन मिल्टन हॉल, जॉन मिले हॉल में अकबर से, जॉन मिले हॉल में अकबर से, इसको ऐसे याद कर लीजिए। बस छोटा आपको बस नाम याद रहे, वहां पर सिर्फ रिकॉल कर सके, याद करने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। जॉन मिले हॉल में अकबर से पहली बार 1599। अब देखिए कहानी असली शुरू होती है जहांगीर के समय से। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाती है, इसको व्यापार करने का ट्रेडिंग राइट्स मिल जाता है यहाँ पर इंडिया में। अब यहाँ पर आते हैं हमारे जहांगीर और कैप्टन हॉकिंस। 1608 में हॉकिंस आते हैं जहांगीर के पास, कहते हैं कि भाई साहब कुछ बात कहनी है आपसे, क्या सूरत में एक फैक्ट्री मिल जाएगी। हॉकिंस पूछते हैं जहांगीर से, क्या सूरत में एक फैक्ट्री मिल जाएगी। वहां पर जहांगीर इनसे कुछ नाराज हो जाते हैं, या तो पुर्तगालियों के दबाव के चलते वहां पे हॉकिंस जो है, हॉकिंस को इनको परमिशन सूरत में फैक्ट्री में बनाने में नहीं मिलती है।